बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 स्पेशल कैडेट क्लास, हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 8 फोर्स एंड मोशन। आज हम अपना रिमेनिंग लेक्चर पूरा करेंगे और लेक्चर के एंड में मैं आपको एक पैटर्न पेपर MCQs का सेम पैरेलल पेपर होगा जैसे मिलिट्री कॉलेज जेलम में और PF कॉलेज सरगोदा और PF कॉलेज लोटोपा मरी में जिस पैटर्न का पेपर आता है, यानी मैं सिर्फ पहले 2 चैप्टर में से 23 MCQs होंगे, वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। सॉल्व कराने के बाद जो है जो मेरा ग्रुप है मैं उसके अंदर अपना इसकी एक PDF भी सेंड कर दूंगा, जो कि बच्चे वहाँ से प्रिंट आउट लेके अपने तौर पे कर सकते हैं। और ऐसे बच्चे जिनके जो ग्रुप में ऐड नहीं है मेरे पास, जो कैडेट्स के पेपर इस पर पेपर दे रहे हैं, तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो वहाँ पे आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा और फिर आपके पास सारी अपडेट्स आती रहेंगी कि जिसमें कि इसके पैरेलल जितने भी पेपर्स हो रहे हैं, सरगोदा लोटोपा और मरीज, जहाँ पे सिंपल MCQs आने हैं, और उसके बाद बाकी जो कैडेट कॉलेजेस हैं उनका पेपर कैसा होगा, उसके जो है वो मॉडल पेपर, पैटर्न पेपर, उनके सारे सोल्यूशन वो मैं साथ साथ अपनी वीडियो भी अपलोड करता रहूँगा और वहाँ पे जो है उनकी PDF फॉर्म में भी साथ साथ करवाता रहूँगा, और उनसे बिल्कुल पैरेलल मिलते जुलते पेपर्स भी जो अपने बनाए हुए होते हैं कि किस चैप्टर में से कितना आने के चांसेस हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसके पैरेलल टाइप का एक पेपर बना दिया जाता है। तो उस तरह के पेपर भी, प्रैक्टिस पेपर आप कह लें, कि वो भी होंगे जो कि मैं साथ साथ अपलोड करता रहूँगा। तो वो आप वहाँ से लिंक से आप नंबर ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, आप वहाँ पे जो है उस नंबर पे मुझे मैसेज करें, मैं आपको जो अपने ग्रुप में ऐड करके फिर वहाँ से आपको पास तमाम जो है वो डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में, PDF के फॉर्म में वहाँ पे आपको मिल सकेंगे। देखिए, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, हमारा आज का टॉपिक 8.4। कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो है ना, वो बेसिकली फोर्स आपने पीछे पढ़ा है कि फोर्स इज एन एजेंट या फिर फोर्स इज अ पुश और पुल, कि फोर्स जो है किसी चीज़ को खींचना है या किसी चीज़ को धक्का देना है, ये सारा जो है वो फोर्स कहलाता है। या फिर फोर्स इज एन एजेंट विच मूव्स द टेंड्स टू मूव द स्टॉप बॉडीज और विच स्टॉप्स द टेंड्स टू स्टॉप द मूविंग बॉडीज, कि फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो रुके हुए बॉडीज़ को मूव करता है या कराने की कोशिश करता है, और रुकी हुई बॉडीज़ को, मूविंग बॉडीज़ को रोकता है या रोकने की कोशिश करता है। जिसमें से फोर्सेस जो होती हैं, जो लग रही होती हैं, वो 2 किस्म की होती है, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जब ये उस वक्त एक्ट करती हैं जब दो ऑब्जेक्ट्स या दो बॉडीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट में आती हैं, एक दूसरे के साथ टच हो रही होती हैं बाकायदा। ऐसी सूरत में जो फोर्सेस लगती हैं वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहलाती हैं। देखिए, कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर दोज फोर्सेस दैट एक्ट ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ऑब्जेक्ट एंड ब्रिंग अबाउट नेसेसरी चेंजेस। सो जब वो दोनों एक दूसरे से टच कर रही होती हैं उस सूरत में रखते हैं और फिर उसमें चेंजिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल पुश और पुल, देखें अगर हम तो जो है वो पुल कर रहे हैं या फिर पुश कर रहे हैं, तो ऐसे में बॉडी के साथ टच कर रहे हैं। जिस बॉडी को पुश कर रहे हैं या फिर जिस बॉडी से पुल कर रहे हैं, दोनों सूरतों में हम जो है वो ऐसे में इस बॉडी के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं, ऐसी बॉडी को टच कर रहे हैं, ऐसी फोर्सेस जो होती हैं वो कांटेक्ट फोर्सेस कहलाती हैं। अब देखें, कहते हैं फॉर पुशिंग एंड पुलिंग द ऑब्जेक्ट्स द मस्कुलर फोर्स ऑफ द एनिमल द ह्यूमन इज अप्लाइड, तो ऐसे में जो है वो एक मस्कुलर फोर्स जो है वो अप्लाई होती है किसी भी जानवर की तरफ से या इंसान की तरफ से। फर्स्ट वन देखें इसमें, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी होती है? ये वो फोर्स होती है कि जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है, एक बॉडी के ऊपर या उसके साथ टच होकर चल रही होती है, तो एक ऑपोजिट फोर्स आती है जो कि उसकी इस मूवमेंट को रोक रही होती है। वो जो अपोजिंग फोर्स या फिर ऑपोजिट फोर्स होती है जो कि एक बॉडी की दूसरी बॉडी के ऊपर मूवमेंट को रोकती है, वो फ्रिक्शनल फोर्स कहलाती है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो ये बाइसाइकिल चला रहे हैं, तो इस रोड यानी कि इस सड़क और इस बाइसाइकिल के टायरों के दरमियान में एक फोर्स पाई जा रही है जो कि इसको आगे जाने से रोक रही होती है, तो ये जो है ये फ्रिक्शन फोर्स है। इसी तरीके से एयर रेजिस्टेंस भी एक टाइप की फ्रिक्शन ही होती है, क्योंकि जब आप आगे की तरफ जा रहे हैं तो सामने से हवा आ रही है जो कि आपको आगे जाने की तरफ से रोक रही होती है। ये जो फोर्सेज होती हैं ये कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं, बाकायदा तौर पर एक दूसरे के साथ टच करती हैं और उसके बाद उसके ऊपर एक्ट करती हैं। मैकेनिकल फोर्सेस, अब मैकेनिकल फोर्सेस कौन सी हैं? कहते हैं द फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर लिफ्टिंग अ हैवी ऑब्जेक्ट
Such a force provided by the machine like cranes, the force exerted by the machine is called the mechanical force. अब ये क्रेन्स वगैरह और ऐसी जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको उठाने के लिए जो क्रेन्स वगैरह यूज़ की जाती हैं ये मैकेनिकल फोर्सेस कहलाते हैं, जो कि इसमें मशीन्स वगैरह का यूज़ होता है। ऐसे में भी जो है ना ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस की ही एक टाइप होती हैं, बाकायदा तौर पर फिजिकली तौर पर बॉडीज एक दूसरे के साथ टच करती हैं। नेक्स्ट वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज कौन सी हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज ऐसी फोर्सेज होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं आती, बल्कि दूर से टच नहीं करती, लेकिन फिर भी दूर से ही वो फोर्सेज एक्ट कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नेट। अब मैग्नेट के अंदर अगर हम एक तरफ आपके पास नॉर्थ पोल है, दूसरी तरफ भी देखें नॉर्थ पोल है, नॉर्थ और नॉर्थ जो लाइक होंगे एक जैसे होते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो लिहाजा ये देखें वो मूव कर जाएगा आगे की तरफ, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसका मतलब है इसके अंदर कोई फोर्स पाई जा रही है, तो ये जो फोर्स है ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहलाती हैं, एक दूसरे के साथ टच नहीं करती। ऐसे मैग्नेट है, अगर आप मैग्नेटिक मटेरियल को इसके दूर भी रखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता मैग्नेट इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं, एक दूसरे के साथ टच नहीं कर रही होती, लेकिन वो दूर से खींचना शुरू कर देते हैं। सिमिलर इज द केस लाइक ग्रेविटी। ग्रेविटी में भी ऐसे ही होता है कि जब आप किसी भी चीज़ को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो हमेशा ज़मीन की तरफ ही जाएगा, ठीक है, वो अर्थ की तरफ जा रहा है। अब आपको ये क्यों? क्योंकि ज़मीन उसको खींच रही है नीचे की तरफ, वो फोर्स लगा रही है अर्थ। अब वो फोर्स आपको नज़र तो आ नहीं रही, तो लिहाजा ये जो फोर्स होती है ग्रेविटी वाली, ये जो है वो भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं जो कि टच ना भी कर रही हो लेकिन बॉडी के ऊपर एक्ट करती है। नेक्स्ट वन इज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस कौन सी होती हैं? ये पेयर्स की फॉर्म में काम करती हैं, यानी कि दोनों फोर्सेस इकट्ठी ही एक बॉडी के ऊपर लग रही होती हैं। जब एक बॉडी के ऊपर एक फोर्स लग रही होती है तो उसके अपोजिटली भी ऐसी फोर्स लग रही होती है जो उसको बैलेंस कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल कि ये एक टेबल है, टेबल के ऊपर बुक पड़ी हुई है, अब बुक जो है वो उसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ये एक्शन है। और एज अ रिएक्शन जो है वो टेबल इसको ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और ये दोनों बैलेंस हैं फोर्सेज और ये अपनी ही जगह पे जो है वो मौजूद है। ये दोनों फोर्सेस भी जो हैं वो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस कहलाती हैं। अब फॉर एग्जांपल कि अगर आप ये रॉकेट की एग्जांपल ले लें कि जब रॉकेट को फायर किया जाता है तो यहाँ से हॉट एयर गैसेस जो है बड़ी तेज़ी के साथ नीचे की तरफ फेंकी जाती हैं। एज अ रिजल्ट जो है वो इसको ऊपर की तरफ धक्का देती हैं और ये रॉकेट जो है वो हवा में जाता है। तो लिहाजा ये एक्शन और रिएक्शन दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक ही वक्त में एक बॉडी के ऊपर जो है ना वो एक्ट करती हैं। ये नीचे ज़मीन की तरफ, एज अ रिजल्ट वो ऊपर की तरफ इसको मूव कराएगा। अब ये नेक्स्ट फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, पहले और दूसरे चैप्टर में से जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो है वो उस फॉर्म में बना के मैंने रख दिए हैं, और इसका PDF भी जो मैं अपने ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अब आपने जो है मैं अभी आपको ये सारे सॉल्व करा दूंगा, जिसमें से कुछ बुक के एक्सरसाइज के एंड में से हैं और बाकी चैप्टर के दरमियान में से भी होंगे, ठीक है। जो पेपर की टाइप होती है वो थोड़ी सी इस तरीके से होती है कि पेपर जो है वो कंफ्यूजिंग या फिर MCQs जो ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि A भी आंसर है इसका, B भी आंसर है इसका, C भी आंसर है, ठीक है। 90% कन्फ्यूजन वाले होते हैं, लेकिन कुछ बीच में से बहुत ही ज़्यादा आसान भी होंगे, ठीक है। तो आपने जो मुश्किल होंगे उनके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। एक बार आपने कोशिश करनी है कि पूरे पेपर को गो थ्रू कर दें, सारा पेपर एक बार आप पढ़ लें, उसके बाद फिर देखें जो आता है वो पहले करें, जो नहीं आता उसको फिर थोड़ा सा सोच के पहले बार में करें, लेकिन एक बार पूरा पेपर देखना ज़रूर है आपने। अब देखें फर्स्ट वन MCQs है, कहते वाटर एंड डिजॉल्व सॉल्ट्स आर कंडक्टेड फ्रॉम द रूट्स टू लीव्स बाय, कि वाटर और जो दूसरे डिजॉल्व सॉल्ट्स वगैरह होते हैं ये रूट्स में से लीव्स तक लेके जाने वाले जो हैं वो जाइलम होते हैं। जाइलम जो है ये कंडक्ट करते हैं वाटर और डिजॉल्व सॉल्ट्स वगैरह को, और फ्लोएम जो है ये कंडक्ट करता है प्रिपेयर्ड फूड को। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स रूट इज, जो सबसे इनर मोस्ट होती है वो कहलाती है एंडोडर्मिस। ये आप वहाँ से चेक भी कर सकते हैं साथ में अपनी एक्सरसाइज में से। कहता है व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस इन एडिशन टू लाइट, लाइट के साथ साथ फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर है इसमें प्लांट्स क्या करते हैं कि एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर ज़मीन से लेते हैं, लाइट आती है, ठीक है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो क्या करते हैं
के उसको शुगर में और ऑक्सीजन में, यानी ग्लूकोज में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। ग्लूकोज जो है वो अपने लिए यूज़ कर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं, जब बाय प्रोडक्ट, उनके लिए बाय प्रोडक्ट, और हम जो है वो उसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखें, कहते हैं ऑक्सीजन आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, के ऑक्सीजन एंड डैश, ऑक्सीजन के साथ अभी मैंने थोड़ी सी बात की है इसके बारे में, कि जब फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, प्रोसीजर होता है, तो ऑक्सीजन के साथ क्या चीज़ बन रही होती है, अभी मैंने बताया था, ग्लूकोज। नेक्स्ट देखें, द प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड, के जो प्रोडक्ट होती है वो रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सिक्स्थ वन देखें, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, के एरियल पार्ट किसे कहते हैं, जो स्ट्रेट ऊपर वाला सीधा बाहर हिस्सा उसका मौजूद होता है प्लांट्स का, वहाँ से पौधों का पानी का बाहर की तरफ निकलना जो है वो क्या कहलाता है, ट्रांसपायरेशन। ठीक है, एडिशन जो होती है, एक्सेस अमाउंट में पानी वगैरह वो जिस्म का बाहर निकल देता है प्लांट्स। नेक्स्ट वन इज मिनरल रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ, क्वेश्चन सेवंथ वन, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, क्लोरोफिल जो है वो कहाँ मौजूद होता है, प्लांट्स में, मेसोफिल सेल्स में। स्ट्रक्चर ऑफ लीव जो आपकी बुक में देखें बिल्कुल स्टार्ट में, जहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीव 6 या 7 पेज होगा मेरा ख्याल में, ठीक है, उसमें आप देखेंगे तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीव है वहाँ पे इन्होंने मेसोफिल सेल्स बनाए हुए और साथ में लिखा भी हुआ है कि जो है ना ये सबसे ज़्यादा मिकदार में क्लोरोफिल जो है वो यहाँ पे पाया जाता है, जो बॉडी अपनी प्लांट्स जो है वो अपनी फूड प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं। कहते हैं मिनरल्स रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, के कौन से मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं क्लोरोफिल के लिए, ठीक है, वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल के ज़रिए, मैग्नीशियम की मौजूदगी में ही पौधे जो है वो अपना क्लोरोफिल प्रोड्यूस करते हैं। द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज, पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कौन सी फोर्स पाई जाती है, ये होती है एडेसिव फोर्सेस। एडेसिव फोर्सेस जो है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की एक टाइप है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसे कहते हैं, एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो होती है पावर, वो जो है ना वो बेसिकली एडिसिव फोर्सेस होती है। जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपस में जो फोर्सेस पाई जाती हैं वो एडिसिव फोर्सेस होती हैं, एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। अब आपको समझाने के लिए मैं आप यहाँ पे एक छोटे से आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये एक ग्लास है और इसके अंदर जो है वो हाफ फिल्ड विद वाटर, आधा पानी से भरा हुआ है, दूसरा है वो आधा हनी या शहद से भरा हुआ है। आप इन दोनों को एकदम से उल्टा कर देते हैं। जैसे ही आप इनको उल्टा कर देंगे तो पहले क्या गिरेगा, जल्दी पानी नीचे गिर जाएगा, शहद नीचे नहीं गिरेगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो फोर्सेस हैं विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, ये ग्लास है, ग्लास के साथ पानी की जो मॉलिक्यूल्स की जो फोर्स है ये कंपैरेटिवली वीक होती हैं, ठीक है, इनको कोहेसिव फोर्सेस बोला जाता है, ये वीक होती हैं। ये फौरन जो है उसके ओवरकम कर देते हैं, और एडिसिव फोर्सेस जो इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो कंपैरेटिवली स्ट्रांग होती है। तो एक मॉलिक्यूल गिरता है, दूसरा तीसरा, ये एक साथ इसी तरीके से नीचे गिर जाएगा सारे का सारा। जबकि शहद की फॉर्म में क्या होता है कि इनकी जो कोहेसिव फोर्सेस हैं, ये एक ग्लास और जो साथ में हनी की आपस की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रांग होती हैं, और जो ग्लास है वो शहद के मॉलिक्यूल को, और शहद ग्लास के जो मॉलिक्यूल को छोड़ते ही नहीं है जल्दी, तो इसलिए वो स्लो स्लो करके वो नीचे आते हैं। एडिसिवनेस या गाढ़ापन जिसे कहते हैं। नेक्स्ट वन इज रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ, के जो रेस्पिरेशन का रेट है ये कम हो जाता है, क्या चीज़ बढ़ने से, ह्यूमिडिटी इन एयर, हवा में नमी अगर बढ़ जाए
तो ऐसे में ट्रांसपायरेशन कम हो जाती है। ट्रांसपायरेशन किसे कहते हैं? ट्रांसपायरेशन कहते हैं लॉस ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, जितना भी ज़रूरत से ज़्यादा पानी वगैरह है वो बाहर निकलना। अब हमेशा जो है वो फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगा, कि जहाँ पे मिकदार ज़्यादा है वहाँ से वो उधर चला जाएगा जहाँ पे उसकी मिकदार कम है। तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, हवा में नमी ज़्यादा होगी, पहले ही हवा के अंदर जो है वो पानी ज़्यादा मौजूद है, ह्यूमिडिटी कहते हैं पानी के छोटे छोटे से जो पार्टिकल्स हवा में जो रहते हैं, पड़े रहते हैं, तो ह्यूमिडिटी अगर पहले से ही ज़्यादा होगी तो ऐसी सूरत में फिर क्या हो जाएगा कि कंसंट्रेशन पहले ही ज़्यादा है, तो लिहाजा उसका रेट स्लो हो जाएगा, बहुत थोड़ी थोड़ी करके जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी। नेक्स्ट देखें 11th, कहते हैं द फर्स्ट सेल फॉर्म्ड ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स इन प्लांट्स इज कॉल्ड, जो पहला सेल बनता है उसे जाइगोट कहते हैं, ठीक है। और फिर ये बाद में इसमें माइटोसिस, मियोसिस और डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, और फिर मल्टीप्लिकेशन होती है, और फिर सेल्स और ज़्यादा मिकदार में हो जाते हैं। 12th वन देखें द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ रूट इज, के जो रूट्स की जो सबसे बाहर वाली सतह होती है उसे एपिडर्मिस कहते हैं, सबसे बाहर जो है वो एपिडर्मिस पाई जाती है। नेक्स्ट वन 13 थोड़ा देखें द स्ट्रक्चर इन प्लांट्स यूज टू प्रोड्यूस फूड फॉर प्लांट, के जो पौधे के लिए खुराक पैदा करते हैं वो लीव्स होते हैं। लीव्स आर नोन एज अ फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट, ठीक है। एक पौधा जितनी भी खुराक तैयार करता है वो सारी की सारी तैयार करता है लीव्स में या पत्तों में, इसलिए सब के जो प्लांट्स हैं वो उनके पत्ते या लीव्स जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल होता ही ग्रीन कलर का एक पिगमेंट है। नेक्स्ट 14 देखें द फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड, ठीक है, जो एक बिल्कुल सीधा पार्ट होता है वो इसका ब्लेड भी होता है और लेमन्स भी होता है, बोथ ए एंड बी। द मिडल स्ट्रॉन्ग वेन इन लीफ इज मिड रिब, मिड रिब जो है वो दरमियान में, मिड में अगर आप लीव या पत्ते को देखें तो उसके बिल्कुल दरमियान में एक बड़ी सी वेन होती है जिससे आगे वेन्स निकल रही होती हैं, वो जो मिड में होती है वो मिड रिब कहलाती है। 16th देखें द टिश्यूज यूज्ड टू कंडक्ट वाटर इन प्लांट्स, जी जो वाटर को लेके जा रहे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो जाइलम टिश्यूज कहलाते हैं। इसके स्पेलिंग एक्स से होते हैं, XYLEM, नॉट ZY, मिसप्रिंट है ये, XY जाइलम टिश्यूज। 17 देखें द मेन फंक्शन ऑफ डैश टिश्यूज इज टू स्टोर फूड इन प्लांट्स, के किन टिश्यूज का काम जो है वो फूड को स्टोर करना होता है। पेरेनकाइमा, ये टिश्यूज की टाइप होती है, पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा वगैरह, ठीक है। तो पेरेनकाइमा एक टिश्यूज की टाइप है जो कि खुराक को स्टोर करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटाज आर फाउंड ऑन डैश साइड ऑफ द लीव, के लीव्स के किस हिस्से में ज़्यादा जो है, लोअर साइड। अगर हम पत्ते को लें और उसकी निचली सतह, नीचे वाली सतह को देखें तो यहाँ पे जो है वो बेशुमार जो है वो छोटे छोटे से सुराख पाए जाते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है, जहाँ से वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स वगैरह कर रहा होता है। नेक्स्ट वन ब्लू एंड डैश लाइट इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, के ब्लू और किस कलर की लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल, रेड। ब्लू और रेड कलर की लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट द सूटेबल टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस 25 से 35, ठीक है, ये बेस्ट टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर सबसे अच्छे तरीके से हो रहा होता है। 21st देखें
21 द मिनरल विच हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, के जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स वगैरह प्रोड्यूस करने में मैग्नीशियम, ये हेल्पफुल होता है प्लांट में। नेक्स्ट, इन एनिमल्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स थ्रू, के एनिमल्स में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों की तब्दीली होती है, वो कहाँ किसके ज़रिए होती है? हमारा कौन सा बॉडी ऑर्गन है जो कि इसमें हिस्सा लेता है? लंग्स, फेफड़े होते हैं कि जहाँ पे सारी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो रही है, और वो सारा प्रोसीजर जो है वो लंग्स में होता है। द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन विच इज़ रिलेटिवली लार्जर इन क्वांटिटी, बड़ी डिटेल के साथ मैंने क्लास में समझाया था ये सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? जो कि ज़्यादा मिकदार में होता है। लास्ट वीडियो में भी आप देख सकते हैं जिसमें कि सॉल्यूशंस के टॉपिक है, उसमें भी ये बताया गया है कि जो है वो जो हमेशा ज़्यादा मिकदार में होगा वो सॉल्वेंट होगा, और जो कम मिकदार में होगा वो सॉल्यूट होगा। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। आज हमने जो है वो मिलिट्री कॉलेज जेलम और पीएफ कॉलेज सरगोधा और लोटो पाउस का पैटर्न पेपर की है, जिसमें से आपने देखा कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सरसाइज के एंड में से हैं, फ्यू वन, बाकी जो है वो कुछ ऐसे भी हैं जो कि आपको बिल्कुल उनके बारे में आइडिया नहीं था। तो आज का जो हमारा लेक्चर यहीं तक है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम पूरा एक चैप्टर जो है वो एक ही लेक्चर में फिनिश करके उसके बाद अगेन जो है 2 चैप्टर्स का मैं इसी तरीके से एक टेस्ट बना के, और उसके बाद बिल्कुल एंड में हम इसके जब हमारी बुक ख़त्म हो जाएगी तो फुल बुक के भी इकट्ठे 100 MCQs की बार बार प्रैक्टिस करेंगे। पैटर्न पेपर्स होंगे, इसके बाद जो है वो बाकी कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल, कर्नल शेर खान और स्काउट्स कैडेट कॉलेज बटरासी, इनके भी इंशाल्लाह ताला पास पेपर्स बाकायदा पूरे सोल्यूशन के साथ करेंगे, ताकि बच्चों को जो है वो आइडिया हो जाए कि पेपर किस टाइप का आता है, और उन्हीं किससे मिलते जुलते एक पैटर्न पेपर बनाकर भी मैं करवाऊँगा इंशाल्लाह ताला। सो आज का लेक्चर यहीं तक। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इससे अगले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।